नमस्कार। अगस्त 2025 में अर्थव्यवस्था की दुनिया में काफी हलचल रही। रोज नई खबरें थीं। हाँ बिल्कुल। कभी ट्रंप के नए टैरिफ की बात तो कभी जीएसटी स्लैब में बदलाव। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाइव कमेंट्री चल रही हो। सही कहा। और ऐसी खबरों की बाढ़ में ना अक्सर जो बड़ी तस्वीर होती है वो कहीं खो जाती है। हमारे पास जो विश्लेषण है वो भी यही कहता है। हाँ, कि सिर्फ हेडलाइंस के पीछे भागने से पूरी बात समझ नहीं आती। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ उन खबरों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन विश्लेषणों से वो जरूरी बातें निकालना है, मतलब जो समझने में मदद करें कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी आखिर जा किधर रही है। हाँ, क्योंकि ये टैरिफ, टैक्स नियम, ये सब तो मतलब बदलता ही रहता है तेजी से। हाँ तो चलिए आज सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं, देखते हैं कि असल में क्या मायने रखता है और क्या बस शोर है। ठीक है। शुरुआत करते हैं बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से। यहाँ कुछ अहम बदलाव हुए हैं जी। और पहली खबर तो लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की है। यूपीआई, इसे लेकर काफी अटकलें थी। हाँ, काफी बातें चल रही थी, लेकिन अब तस्वीर साफ है। क्या है साफ तस्वीर? साफ ये है कि यूपीआई पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगने वाला। वो जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर की बात थी, हाँ, सरकार की सब्सिडी के चलते वो लागू नहीं होगा। तो जो अफवाहें थी कि यूपीआई इस्तेमाल करने पर पैसे कटेंगे, वो अब खत्म समझिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है डिजिटल पेमेंट के लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो जो पुराने जमाने का चेक क्लियरिंग सिस्टम है, उसमें भी तेजी आ रही है। हाँ, उसमें भी आरबीआई जो है वो चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस, सीटीएस। उसको T+0 बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अभी तो T+1 है, मतलब चेक अगले दिन क्लियर होता है। अच्छा, T+0 का मतलब उसी दिन? बिल्कुल। अगर सब ठीक रहा तो जनवरी 2026 से चेक शायद उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाए। अरे वाह, सोचिए, इससे बिजनेस के लिए, आम लोगों के लिए भी कैश फ्लो कितना तेज हो जाएगा। ये तो काफी बड़ा बदलाव होगा। अच्छा, आरबीआई ने इस बार रेपो रेट को नहीं छेड़ा मॉनेटरी पॉलिसी में, क्यों? देखिए, ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। एक तरफ विकास को भी देखना है, दूसरी तरफ महंगाई को भी काबू में रखना है। रेपो रेट पहले ही घटाकर 5.50% पर आ गया था। अब उसे और कम करते तो शायद महंगाई भड़कने का खतरा था। अच्छा। और विश्लेषण ये भी कहता है कि अगस्त की जो पॉलिसी बैठकें होती हैं वो अक्सर फरवरी या अप्रैल जितनी मतलब नाटकीय नहीं होती। बड़े बदलाव कम ही होते हैं। तो ये एक तरह से रुको और देखो वाला नजरिया था। समझ गया। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर से एक और दिलचस्प खबर है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अब बड़ा खिलाड़ी बन गया है। हाँ, उसे यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिल गया है। ये सिर्फ लाइसेंस अपग्रेड नहीं है। तो क्या है ये? ये बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन और बदलाव का संकेत है। अब एयू बैंक भी मतलब एसबीआई या एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों की तरह हर तरह के डिपॉजिट ले सकेगा, बड़े लोन दे सकेगा, क्रेडिट कार्ड भी दे पाएगा। अच्छा। और यहीं पर वो बात आती है जो विश्लेषण में भी कही गई है कि पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे एयू पहले था, और यूनिवर्सल बैंक जैसे एसबीआई या अब एयू, इनकी क्षमताओं में क्या अंतर होता है? हाँ, ये समझना जरूरी है। डिपॉजिट, लोन, सर्विसेज की सीमाएं अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। और विश्लेषण ने ये भी कहा कि सिर्फ खबर आने पर उससे जुड़ी थ्योरी पढ़ना शायद तैयारी का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर होने चाहिए। सही कहा। मजबूत नींव हो तो खबरों को सही संदर्भ में रखना आसान होता है। बिल्कुल। चलिए अब एक और मुद्दे पर आते हैं जो बैंकों के लिए काफी सिरदर्द रहा है। एनपीए, फंसे हुए कर्जे। हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उससे जुड़े आईबीसी कोड में फिर कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, वो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी है, 2016 में आया था एनपीए से निपटने के लिए। जी। उसमें 2025 में फिर संशोधन हुए हैं। मुख्य मकसद यही है कि समाधान की प्रक्रिया को और तेज बनाया जाए। अच्छा, स्पीड बढ़ाने पर जोर है। हाँ, क्योंकि जितनी जल्दी फंसे कर्ज का समाधान होगा, उतनी जल्दी बैंकों का पैसा वापस आएगा और वो आगे लोन दे पाएंगे अर्थव्यवस्था में। इसका सीधा आर्थिक असर है। बिल्कुल। हालांकि विश्लेषण ये भी मानते हैं कि ये जो ताज़ा बदलाव है, ये काफ़ी तकनीकी किस्म के हैं। शायद परीक्षा वगैरह के लिहाज से इनकी बारीक डिटेल्स उतनी अहम न हो। ठीक है। अच्छा, चलिए अब घरेलू बैंकिंग से निकलकर थोड़ा बाजार के मिजाज और वैश्विक हलचलों पर नजर डालते हैं। जी। एक खबर थी कि भारत की क्रेडिट रेटिंग सुधरी है, लेकिन सब सहमत नहीं है इस पर। हाँ, ये सॉवरेन रेटिंग का मामला है। मतलब कोई देश अपना कर्ज चुकाने में कितना सक्षम है। तो एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की रेटिंग BBB- से सुधार कर BBB कर दी है।
ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आता है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की नजर में भारत में निवेश करना पहले से थोड़ा कम जोखिम भरा माना जा रहा है। इससे शायद देश के लिए विदेशी कर्ज लेना सस्ता हो जाए। लेकिन दूसरी एजेंसियां मूडीज और फिच वो सहमत नहीं है। नहीं, उन्होंने अपनी रेटिंग नहीं बदली। उनका तर्क है कि अमेरिका के साथ टैरिफ का तनाव चल रहा है, जीएसटी स्लैब में बदलाव की बात हो रही है, इन सब से सरकार की कमाई पर असर पड़ सकता है। अच्छा, तो अनिश्चितता है। हाँ, कर्ज चुकाने की क्षमता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसा उनका मानना है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान पाकिस्तान की रेटिंग थोड़ी सुधरी, सीसी से बीबी माइनस हुई। लेकिन वो अब भी स्पेक्युलेटिव ग्रेड यानी जंक कैटेगरी में ही है। मतलब वहां निवेश बहुत जोखिम भरा माना जाता है। तो ये दिखाता है कि रेटिंग एजेंसियां कैसे अलग-अलग फैक्टर्स देखती हैं और उनकी राय बदलती रहती है। ये तो है। अच्छा, दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, जी, वहां से भी चिंताजनक खबर आई। एवरग्रांडे, एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, दिवालिया हो गए। जी, ये एवरग्रांडे का पतन एक बड़ी कहानी है। चीन ने बड़े पैमाने पर नए शहर बसाए थे, घोस्ट सिटी भी कहा गया उन्हें। हाँ, सुना है, क्योंकि लोग बसे नहीं वहां। एवरग्रांड इन्हीं बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल थी। सरकारी प्रचार और उम्मीदों के चलते कंपनी का वैल्यूएशन आसमान छू गया था। और फिर जब प्रॉपर्टी बिकी नहीं, कर्ज का बोझ बढ़ता गया, तो कंपनी ढह गई। उसे हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से भी हटा दिया गया है। तो ये एक चेतावनी है। बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि कैसे प्रॉपर्टी का बुलबुला बन सकता है और फूट सकता है, खासकर जब उसमें सरकारी महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ जाएं। वाकई वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी जुड़ी हुई है, और इसी जुड़ाव से जुड़ी एक भविष्यवाणी भी है सोने को लेकर। हाँ, कहा जा रहा है कि अगर डॉलर कमजोर हुआ तो सोना आसमान छू सकता है, $6,000 प्रति आउंस तक। हाँ, ये कोटक सिक्योरिटीज का एक विश्लेषण है जो काफी ध्यान खींच रहा है। इसके पीछे का तर्क समझना दिलचस्प है। क्या तर्क है? उनका मानना है कि अगर डॉलर कमजोर होता है, मतलब दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले सस्ता होता है, तो अमेरिका के लिए आयात महंगा हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका में बाहर से आने वाली चीजों की वजह से महंगाई बढ़ेगी, जिसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब महंगाई बढ़ती है तो निवेशक अक्सर अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ भागते हैं, तो सोने की मांग और कीमत बढ़ेगी। अच्छा, ये एक कारण हुआ। और दूसरा पहलू एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा है। कमजोर डॉलर का मतलब है कि एशियाई देशों के लिए अमेरिका को निर्यात करना कम फायदेमंद होगा, क्योंकि उन्हें अपने माल के बदले कम डॉलर मिलेंगे। बिल्कुल, तो उनका निर्यात घट सकता है। इसका असर उनके शेयर बाजारों पर पड़ सकता है। और अगर एशियाई बाजार गिरते हैं तो भी निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने का रुख कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से सोने की मांग बढ़ सकती है। हाँ, इन दोनों वजहों से सोने की मांग में भारी उछाल आ सकता है और कीमत मौजूदा स्तर जो लगभग $3,400 प्रति औंस है, उससे बढ़कर $6,000 तक जा सकती है। ये दिखाता है कि करेंसी मार्केट, महंगाई, कमोडिटी मार्केट कैसे सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। चलिए अब कुछ घरेलू नीतिगत बदलावों और टैक्स से जुड़ी बातों पर आते हैं। जी, इनकम टैक्स कानून में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। जी, एक नया इनकम टैक्स बिल लाया गया है 2025 का। मुख्य उद्देश्य तो कानून को सरल बनाना बताया जा रहा है। सरल कैसे? पुराने कानून के मुकाबले नए बिल में शब्दों की संख्या काफी कम कर दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। जी। लेकिन सिर्फ सरलीकरण ही नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हैं। जैसे? सबसे बड़ा बदलाव शायद क्रिप्टो को लेकर है, वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे बिटकॉइन वगैरह। हाँ, क्रिप्टो। अब इन्हें स्पष्ट रूप से एसेट माना जाएगा और इन पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। फिलहाल तो इस पर 30% टैक्स लगता है। अच्छा, और कोई चिंता? हाँ, एक चिंता भी जताई जा रही है। बिल में टैक्स अधिकारियों को सोशल मीडिया और ईमेल की निगरानी करने की जो शक्तियां दी गई हैं, उसे लेकर गोपनीयता और निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। ये जरूर ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, टैक्स के मोर्चे पे ही जीएसटी को भी सरल बनाने की बात हो रही है, स्लैब कम किए जा सकते हैं। हाँ, ये चर्चा काफी समय से चल रही है कि मौजूदा जो 4 मुख्य जीएसटी स्लैब है, 5%, 12%, 18%, 28%, हाँ, उनको घटाकर 2 कर दिया जाए, शायद 5% और 18%।
कुछ लग्जरी आइटम्स के लिए शायद एक 14% का स्लैब भी रखा जाए। मकसद तो आसान बनाना होगा। हाँ, मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है, लेकिन इससे सरकार को राजस्व का कुछ नुकसान भी हो सकता है। अनुमान है कि 7-9 हजार करोड़ या उससे ज्यादा का। लेकिन ये अभी पक्का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है। अंतिम फैसला होने तक इनमें बदलाव हो सकते हैं। विश्लेषण में भी कहा गया है कि सितंबर में होने वाले बदलावों पर नजर रखनी होगी। ठीक है। टैक्स से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है, सेस और टैक्स के बीच का फर्क। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या फर्क है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, टैक्स से जो पैसा आता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, वो सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है। इस पैसे में से फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को उनका हिस्सा देना पड़ता है। फिलहाल 41%। और सेस जैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस, वो किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है और उसका पैसा पब्लिक अकाउंट में जाता है। ये पैसा राज्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ता और इसे उसी खास मकसद पर खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए ये लगाया गया है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? यहीं पर दिक्कत है। यहीं पर एक चिंता की बात सामने आती है। विश्लेषण में सीएजी की एक रिपोर्ट का हवाला है। अच्छा। जिसके मुताबिक करीब 73 लाख करोड़ का सेस जो अलग अलग कामों के लिए इकट्ठा किया गया था, उसे निर्धारित फंड में जमा ही नहीं किया गया। अरे बाप रे, 73 लाख करोड़! हाँ, इसका मतलब है कि वो पैसा या तो खर्च नहीं हुआ या कहीं और इस्तेमाल हो गया। ये वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप्स पर भी शिकंजा कसा है। जी, इसके लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लाया गया है। इसमें क्या है खास? ये बिल ई स्पोर्ट्स जैसे ऑनलाइन शतरंज वगैरह, जिसमें स्किल ज्यादा मायने रखता है, और सोशल गेम्स जैसे पबजी जो मनोरंजन के लिए हैं, हाँ। उनको तो अनुमति देता है। लेकिन रियल मनी गेम्स जैसे ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स, जहां पैसे लगाकर टीम बनाते हैं और जीतते या हारते हैं, उनको प्रतिबंधित करता है। सजा भी है? हाँ, उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। विश्लेषण इसे काले धन के प्रवाह से भी जोड़ता है, जैसे महादेव ऐप जैसे मामले देखे थे हमने, जिनकी जांच ईडी कर रही है। समझ गया। और एक सरकारी योजना का नाम भी बदला गया है, ELI। अब ये पीएम विकसित भारत रोजगार योजना हो गई है। हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI स्कीम थी। इसका मकसद था पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को, फ्रेशर्स को 15,000 रुपए तक का बोनस सीधे उनके खाते में देना, ताकि उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहन मिले। तो अब नाम बदल दिया बस? हाँ, अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया है। विश्लेषण कहता है कि ये एक तरह की रीपैकेजिंग है। जैसे पहले भी हुआ है? हाँ, जैसे पहले नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना थी, बाद में उसी तरह के उद्देश्यों के साथ PM गति शक्ति योजना आई। नाम बदलते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य अक्सर वही रहता है। ठीक है, चलिए अब कुछ अलग अलग सेक्टर्स की झलकियां लेते हैं और कुछ हैरान करने वाली कहानियों की बात करते हैं। जरूर। एक बड़ी खबर है कि भारत को अपना पहला कमर्शियल चिप प्लांट मिल गया है। जी हाँ, गुजरात के साणंद में CG सेमी प्लांट से पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप बनकर तैयार है। ये तो मेक इन इंडिया के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम है ये। इसके अलावा ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में भी ऐसे प्लांट लगाने की योजनाएं हैं। और इसी से जुड़ी कोई और पहल? हाँ, एक और पहल है जन विश्वास 2.0। इसके तहत व्यापार से जुड़े लगभग 25 कानूनों में, जैसे फैक्ट्री एक्ट, लेबर एक्ट, उनमें संशोधन करके छोटे मोटे उल्लंघनों के लिए जेल की सजा को हटाकर जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। अच्छा, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा। हाँ, कारोबार करना आसान बनाना। और एक बड़ी अजीब सी कहानी है, महंगी होती शटलकॉक की। इसका अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना भला? है ना अजीब? लेकिन ये कहानी अपने आप में वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर संबंधों का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? हुआ ये कि भारत में बैडमिंटन खेलने वाली शटलकॉक की कीमत 1200 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए तक पहुंच गई। इतना ज्यादा? क्यों? वजह, चीन में लोगों के खान पान की आदतें बदल गईं। वहां लोगों ने बत्तख खाना कम कर दिया और सुअर का मांस ज्यादा खाने लगे। तो
क्योंकि अच्छी क्वालिटी की शटलकॉक बत्तख के पंखों से बनती है, अच्छा। इसलिए बत्तखों की खपत कम होने से पंखों की सप्लाई घट गई और नतीजा शटलकॉक महंगी हो गई। कमाल है। मतलब चीन के डाइनिंग टेबल का असर भारत के स्पोर्ट्स मार्केट पर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे कृषि मतलब बत्तख पालन और विनिर्माण मतलब शटलकॉक बनाना आपस में जुड़े हैं। दुनिया सच में छोटी होती जा रही है। और इसी तरह की एक और दिलचस्प कहानी है वजन घटाने वाली दवा की, जो रेस्टोरेंट्स के मेन्यू बदल रही है, ओजेम्पिक। हाँ, ओजेम्पिक। ये दवा असल में तो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनी है। ये GLP-1 एनालॉग कैटेगरी की दवा है। लेकिन लोग वजन घटाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये भूख को कम करती है, तो बहुत से लोग, खासकर सेलिब्रिटीज, इसे वजन घटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका असर रेस्टोरेंट्स पर? असर ये हो रहा है कि न्यूयॉर्क जैसे शहरों में रेस्टोरेंट्स अब मिनी मील्स ऑफर करने लगे हैं, मतलब छोटे पोर्शन वाले बर्गर, पिज्जा वगैरह। क्यों? क्योंकि लोग ओजेम्पिक के असर के कारण पूरा खाना खा ही नहीं पा रहे। विश्लेषण में मजाक में ये भी कहा गया कि रेस्टोरेंट्स ने पोषण तो शायद आधा कर दिया, पर दाम शायद आधा नहीं किया होगा। हाँ, हो सकता है। पर यह दिखाता है कि कैसे मेडिकल इनोवेशन उपभोक्ता व्यवहार और यहाँ तक कि फूड इंडस्ट्री को भी प्रभावित कर सकता है। हैरतअंगेज। अच्छा, सरकार LPG सिलेंडर पर एक तरह से डबल गेम खेल रही है। उपभोक्ताओं को भी राहत दे रही है और तेल कंपनियों को भी। ये कैसे हो रहा है? हाँ, ये एक तरह की जटिल सब्सिडी व्यवस्था है। देखिए, LPG की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी होती है, खासकर सऊदी अरब की कीमतों से। जब वैश्विक कीमतें बढ़ीं, तो भारत में सिलेंडर की कीमत 803 रुपए से बढ़कर 1028 रुपए तक पहुंच जानी चाहिए थी। लेकिन बढ़ी नहीं उतनी। नहीं, सरकार ने दाम सिर्फ 900 रुपए तक ही बढ़ने दिए। इससे सरकारी तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 100 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया? इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने इन कंपनियों को करीब 300 करोड़ की सब्सिडी दी। अच्छा, कंपनियों को सब्सिडी और उपभोक्ताओं को? उपभोक्ताओं में जो गरीब हैं, उज्ज्वला योजना वाले, उन्हें 900 रुपए का सिलेंडर खरीदने के लिए सरकार से अलग से सब्सिडी मिलती है। तो ये एक तरफ कंपनियों को नुकसान से बचाना और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं पर बोझ कम करना, एक दोहरी रणनीति है। समझ गया। अच्छा, भारत में पहली बार अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये एक नई शुरुआत है। आमतौर पर PPP मॉडल हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है। हाँ। लेकिन अब ये अंतरिक्ष क्षेत्र में भी आ गया है। सरकारी संस्था है InSpace, जो निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए बनी है जी। और एक निजी कंपनी है पिक्सल स्पेस। ये दोनों मिलकर 12 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सरकार अब निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक और उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दिलचस्प है। और आखिर में एक संवेदनशील मुद्दा, मुफ्त राशन योजना। ये अच्छी पहल है, लेकिन इसमें AI का इस्तेमाल कुछ अनपेक्षित समस्याएं खड़ी कर रहा है। हाँ, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA और बाद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY से जुड़ा मामला है। इसके तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त या बहुत सस्ता राशन मिलता है। सरकार ने डेटा और AI का इस्तेमाल करके उन लोगों की पहचान की और उन्हें लिस्ट से हटाया जो असल में हकदार नहीं थे। जैसे कौन लोग? जैसे इनकम टैक्स भरने वाले, जिनके पास कार है या जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। करीब 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे अपात्र लोग हटाए गए। ये तो ठीक है, लेकिन इसका एक उल्टा असर भी हुआ। बिल्कुल, हुआ ये कि बहुत से गरीब किसानों ने मिलकर सरकार की ही एक और योजना के तहत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाई थी। अच्छा, FPO। कानूनी तौर पर इन FPOs में शामिल किसान उसके डायरेक्टर बन गए, भले ही उनकी अपनी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। AI सिस्टम ने उन्हें सिर्फ डायरेक्टर के तौर पर देखा और उन्हें भी मुफ्त राशन की लिस्ट से बाहर कर दिया। अरे, तो अब वो गरीब किसान परेशान है? हाँ, अब वो कह रहे हैं कि उन्हें डायरेक्टर का पद नहीं चाहिए, उन्हें वो 5 किलो राशन ज्यादा जरूरी है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल करते वक्त जमीनी हकीकत और अनपेक्षित परिणामों का ध्यान रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटे तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। जी। पहली, अर्थव्यवस्था में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है,
चाहे वो वैश्विक टैरिफ हो या घरेलू जीएसटी नियम। हाँ, हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहता है। दूसरी, टेक्नोलॉजी का असर बढ़ता जा रहा है, चेक क्लियरिंग तेज करने से लेकर कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान तक। लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं, जैसा हमने देखा। बिल्कुल, एआई वाला उदाहरण। तीसरी, वैश्विक जुड़ाव बहुत गहरा है। चीन के रियल एस्टेट संकट से लेकर सोने की कीमतों के अनुमान और यहाँ तक कि शटलकॉक की सप्लाई तक सब कुछ जुड़ा है। हाँ, कुछ भी अलग थलग नहीं है। और चौथी, नीतिगत स्तर पर हमेशा एक संतुलन साधने की कोशिश चलती रहती है, चाहे वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो या एलपीजी जैसी चीजों पर सब्सिडी। जी बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, विश्लेषण में एक और दिलचस्प मुद्दे का जिक्र था। बार काउंसिल ने नए लॉ कॉलेजों को खोलने पर रोक लगा दी है। क्यों? उनका कहना है कि पहले से ही बहुत ज्यादा लॉ ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। दूसरी तरफ देश में लगातार नए आईआईटीज और आईआईएम्स खुल रहे हैं। हाँ, ये तो है। सवाल ये उठता है कि क्या हमने इन संस्थानों की संख्या बढ़ाने से पहले देश में वास्तव में कितने इंजीनियरों, मैनेजरों या वकीलों की जरूरत है, इसका कोई ठोस आकलन किया है? अच्छा सवाल है। क्या इन संस्थानों की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है? जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया पर इतना जोर दे रहे हैं, तो इस पूरी कवायद में हमारी मानव पूंजी, मतलब हमारे लोगों की गुणवत्ता और उनकी स्किल की प्रासंगिकता, ये सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या सिर्फ संस्थानों की संख्या बढ़ा देना ही हमेशा बेहतर होता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, एक अहम सवाल जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।